Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will see what is constraint, degree of freedom and types of constraint. तो हम शुरुआत करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ independent variables or coordinates required to specify the position of a dynamical system। तो मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, गैस कंटेनर है, और इस गैस कंटेनर्स में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम जानते हैं कि गैस पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग मूव करते रहते हैं। तो इसकी मोशन जो है वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग फ्रीली वो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो पार्टिकल्स है एक्स वाई एंड जेड, दिस पार्टिकल्स और दिस कोऑर्डिनेट्स required to specify the position of a dynamical system is called as degree of freedom। तो इस केस में we require three independent coordinates to specify the position of this particle। so we have degree of freedom 3। तो इस पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 3। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये जो पार्टिकल है ये 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकता है। सो दिस इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक पार्टिकल है तो वी कैन हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए इफ़ वी हैव वन पार्टिकल वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बट इफ़ अ सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 2 particles, if a system is having 2 particles, then we can represent the position of this particle by using, let's say, x1, y1 and z1, and the position of this particle by using x2, y2 and z2। so here we can see that we require total 6 independent coordinates to specify the position of these particles। we have 2 particles, and if we want to represent the position of these particles we require 6 independent coordinates। so we have degrees of freedom 6। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स थे, तो दो पार्टिकल्स की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 6 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। इसलिए 2 पार्टिकल्स के लिए वी हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। सो सिमिलरली if we are having n system consists of n number of particles, then we require 3n number of coordinates and we will have degree of freedom 3n। so degree of freedom का मतलब the number of independent coordinates required to specify the position of a dynamical system। तो one particle के लिए we have degree of freedom 3, and अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है देन वी विल हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n। सो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो कंस्ट्रेंट का जनरल मीनिंग होता है लिमिटेशन। सो लिमिटेशन ऑन व्हाट? लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ अ सिस्टम। तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है वो 3 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने इसकी मोशन पे लिमिट लगा के उस पार्टिकल को किसी लाइन के अलोंग मूव किया, किसी लाइन के अलोंग ही उसकी मोशन को लिमिट किया। तो ये जो लिमिटेशन है उस पार्टिकल की मोशन पे, ये इस लिमिटेशन को ही हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। किसी भी पार्टिकल की मोशन पे अगर हम कोई लिमिटेशन लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ये जो एबेकस है इसे कहते हैं एबेकस का किट। तो इस एबेकस के किट में ये जो बीड्स जो होते हैं ये सिर्फ इस लाइन के अलोंग ही मोशन कर सकते हैं। तो ये जो है ये इस बीड्स की मोशन पे लिमिट है कि ये सिर्फ इस लाइन के अलोंग ही मोशन करेंगे। तो ये जो लिमिटेशन है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। और एक एग्जांपल जब हम देखेंगे कि रेलवे का, तो रेलवे जो होती है वो सिर्फ अपनी रेल की पटरी पर ही मोशन करती है। तो ये जो उस रेलवे की मोशन पे लिमिटेशन है कि सिर्फ ये इस रेल की पटरी के अलोंग ही मोशन करेगी, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट।
अब ये जो कंस्टेंट है इसके दो टाइप्स है। अभी दो टाइप्स कौन से? होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक। फर्स्ट वन इज होलोनोमिक, सेकंड वन इज नॉन होलोनोमिक। अभी होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक का मतलब क्या होता है कि होलोनोमिक का मतलब होता है अगर किसी कंस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। अगर किसी पार्टिकल की मोशन पे हमने कोई कंस्टेंट लगा दिया और इफ़ वी कैन रिप्रेजेंट दैट कंस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। अभी इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा? एफ ऑफ R1 R2 Rn t इज इक्वल टू 0। अगर हम किसी कंस्टेंट को इस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं देन वी कैन कॉल इट एज होलोनोमिक कंस्टेंट। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कोई पार्टिकल अगर सरकम्फरेंस के अलोंग मूव कर रहा है, मान लीजिए ये जो पार्टिकल है ये इस सरकम्फरेंस पे मूव कर रहा है, ये जो पार्टिकल ये पाथ ट्रेस कर रहा है इस सरकम्फरेंस के अलोंग। तो मान लीजिए कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस मान लीजिए a है और इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r bar is position vector of that particle and the radius of that circular path is a। तो ये जो पार्टिकल है वो इस सर्कुलर पाथ के बाहर भी नहीं जाएगा और अंदर भी नहीं आएगा। सो वी कैन हैव द इक्वेशन पोजीशन वेक्टर r bar इज इक्वल टू रेडियस a, क्योंकि ये जो पार्टिकल इसके बाहर भी नहीं जाएगा और अंदर भी नहीं जाएगा, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये सेम ही है। So we can have the equation r minus a is equal to 0, or we can write the equation of circle, x square plus y square is equal to a square। So we have रिप्रेजेंट, मतलब ये जो कंस्टेंट था सर्कुलर मोशन के अलोंग ही वो पार्टिकल मूव करेगा, तो ये जो कंस्टेंट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया इस इक्वेशन को यूज करके। हमने ये इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन यूज करके उस कंस्टेंट को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन के फॉर्म में और इक्वालिटीज़ के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। देन वी कैन कॉल इट एज अ होलोनोमिक कंस्टेंट। ये जो है वो होलोनोमिक कंस्टेंट है। तो मान लीजिए कि होलोनोमिक कंस्टेंट को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अपोजिट अगर हम किसी कंस्टेंट को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इक्वेशन के फॉर्म में और इक्वालिटीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, देन वी कैन कॉल इट एज नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। तो इसका एग्जाम्पल है कि अ पार्टिकल मूविंग ऑन और आउटसाइड द स्फेयर। तो मान लीजिए ये कोई स्फेयर है और इसकी रेडियस मान लीजिए a है और कोई पार्टिकल इसके बाहर मूव कर रहा है, तो ये जो लिमिटेशन है कि ये जो पार्टिकल सिर्फ इस स्फेयर के बाहर ही मूव करेगा। तो इसके पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r bar इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग आउटसाइड दिस स्फेयर। तो ये जो पार्टिकल इस स्फेयर के बाहर ही मूव करेगा, तो हमारे पास हम देखते ही हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि r bar इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। ये जो डिस्टेंस है इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस। सो वी कैन राइट दिस एज दिस इक्वेशन मॉड ऑफ r bar ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इक्वल टू कब होगा? जब ये पार्टिकल इस पे कोलाइड करेगा तब ये इक्वल होगा। सो वी हैव दिस इक्वेशन एंड वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये स्फेयर का इक्वेशन है एंड इट विल नॉट इक्वल टू आर स्क्वायर, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a square. So we cannot write this equation of constant in the form of equalities. So we can call this constant as non-holonomic constant. तो अगर किसी constant को हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वालिटीज़ के फॉर्म में, मान लीजिए कि होलोनोमिक कंस्टेंट जो होते हैं उसे हम इक्वालिटीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट होते हैं उसे हम इक्वालिटीज़ के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ
इनइक्वालिटीज़। ये जो इक्वेशंस होते हैं, ये जो कंस्टेंट के इक्वेशन होते हैं, हम इसको इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज़ तो ये है कंस्टेंट। तो हम अब रिवाइज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम। तो किसी एक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, और अगर हमारे पास सिस्टम है और उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n। वो पार्टिकल 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के अलोंग मोशन कर सकता है। तो कंस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ अ सिस्टम, और एंड द मोशन इज कॉल्ड एज कंस्टेंट मोशन। मतलब अगर किसी पार्टिकल के मोशन पे हमने लिमिटेशन लगा दिया, उस लिमिटेशन को हम कहेंगे कंस्टेंट, और उस मोशन को कंस्टेंट मोशन कहेंगे। और इसका ये जो कंस्टेंट है, इसके दो टाइप्स होते हैं, होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक। और होलोनॉमिक कंस्टेंट जो होते हैं उसे हम इक्वलिटीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म f of r1 r2 rn t equal to 0. If we can represent the constant in the form of this equation, then we call it as holonomic constant. And if we are not able to represent the constant in the form of equalities, it is called as non-holonomic constant. So this is all about constant, degree of freedom and types of constant. So thanks for watching. See you in the next video.